आमिर एजाज साहब, डिप्लोमेट्स, लेडीज़ एंड जेंटलमैन, जिनको अवार्ड मिला, आप सब लोगों को अस्सलाम वालेकुम। ये बड़ा अहम ओकेज़न है कि जब कोई इदारा लोगों को रिकग्नाइज़ करें जिन्होंने पाकिस्तान के अंदर मकासद के एतबार से, अपने मकासद के एतबार से कंट्रीब्यूशन किया हो। और ये एक आइकॉनिक कैफियत होती है कि आपको देखकर और आपकी खुशियों में शरीक होकर दूसरे भी एस्पायर करेंगे कि ये काम किया जाए। फाइनेंशियल इंक्लूजन एक बड़ी अहम बात है और ये स्ट्रगल अभी का नहीं है, ये सदियों से स्ट्रगल है कि जो रॉयल्टी बेस्टो करती थी, जो ज़मींदारी वडेरा शाही, इस एतबार से दुनिया हमेशा से इसी कंट्रोल के तहत चली कि बादशाह के नीचे वो लोग थे जो कंट्रोल करते थे पॉपुलेशन को और रिसोर्सेज पर उनका कब्ज़ा होता था। तो मुसलसल माशरा ये कोशिश करता रहा और इवॉल्व होता रहा, जिसमें राइट्स दिए गए लोगों को। उसके अंदर एक राइट बहुत बड़ा, मिसाल के तौर पर सबसे डिप्राइव्ड सेक्टर को, जो तारीख़ में डिप्राइव्ड था औरत, उसको इस्लाम ने दिया, वरासत में हिस्सा दिया। और वरासत ऐसी कैफियत है जिसके अंदर किसी ने नहीं दिया वो हिस्सा, सिर्फ मुसलमानों ने और अल्लाह सुब्हानहू तआला ने दिया। और मैं मिसाल देता हूँ और इसको बड़े गौर से सुनिए कि ये राइट्स आए कहाँ से। 1902 या 3 तक बरतानिया के अंदर, यूरोप के अंदर, इंग्लैंड जो लीडर था रेनेसांस का भी और तरक्की का भी और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का भी, उसमें राइट्स ये थे कि औरत की कोई विरासत नहीं, औरत की कोई मिल्कियत नहीं, औरत अपने बाप की या अपने शौहर की मिल्कियत खुद है। अगर वो कुछ कमा लेती है और बचा लेती है तो वो भी उसकी मिल्कियत नहीं है। तो इसका मतलब कि अनटिल वेरी लेट ये चेंज आना शुरू हुआ उसके बाद से। और आपको ये मैं बताना चाहता हूँ, इसके ऊपर से पर्दा हटना चाहिए कि हकीकत क्या है। हकीकत यह है कि जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन शुरू हुआ, जब स्टीम जनरेटर्स आए, जब टेक्सटाइल इंडस्ट्री बननी शुरू हुई, जब कोल निकलने लगा और कोल की बुनियाद पर सब कुछ चलने लगा, तो जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन शुरू हुआ तो वर्कर्स की ज़रूरत थी। जैसे आज दुनिया के अंदर इमिग्रेंट्स की ज़रूरत है, इन हाई इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज़ इमिग्रेंट्स की ज़रूरत है, क्योंकि वो मैनुअल लेबर कौन करेगा, मैनुअल इंटेलेक्चुअल लेबर दोनों की बात कर रहा हूँ। तो जब वर्कर्स की ज़रूरत हुई तो ये महसूस किया गया कि औरत को वर्क सिस्टम के अंदर लाया जाए। उसके साथ साथ फिर राइट्स फॉलोड, वट एवर हैपन, वो ऑल गुड हैपन, यानी राइट्स भी मिले और फिर वो वर्किंग सेक्टर के अंदर औरत आई और मामलात वहाँ के चेंज हुए। तो मैं समझता हूँ कि वो ममालिक अब उसके जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ और बहुत सारे उसके बाद से अब फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन शुरू हो गया आईटी की बुनियाद पर, जो ममालिक अपने लोगों को इंक्लूजन में नहीं लाते हर एतबार से, वो दुनिया के बराबर तरक्की नहीं करते। इंक्लूजन इन एवरी सेक्टर, एंड आई टॉक टू यू अबाउट इंक्लूजन इन अदर सेक्टर्स। तो फाइनेंशियल इंक्लूजन, देखो, कारोबार की बुनियाद ये है कि जो कुछ बना रहा हो उसका ताल्लुक़ जो ख़रीदना चाहता हो, जिसको ज़रूरत है, उसके साथ हो जाए। अब ये जो नया चेंज आया आईटी सेक्टर ने, उसने एक बहुत बड़ा काम किया कि बीच के सारे लिंक्स काट कर प्रोड्यूसर टू बायर एक डायरेक्ट लिंक करीब हो गया। बीच में से लिंक्स निकल गए, बीच में से प्रॉफिट मेकिंग निकल गई, बीच में से इंफॉर्मेशन हेजिमनी ख़त्म हुई, क्योंकि इंफॉर्मेशन इतनी आसानी से दुनिया में फैली। अच्छा, और इसके अंदर ये भी अच्छा हुआ कि कल्चरल एतबार से पाकिस्तान के अंदर औरत के लिए प्रोग्रेस करना और बाहर निकलना और काम करना मज़हब ने नहीं रोका। बीबी खदीजा वॉज अ बिजनेस वूमन, मज़हब ने नहीं रोका, ये कल्चर ने रोका। अच्छा, मैं सिर्फ औरत की बात नहीं करना चाहता, मैं फाइनेंशियल इंक्लूजन में उस गरीब आदमी को भी इंक्लूड करना चाहता हूँ जो कुछ प्रोड्यूस कर रहा हो। और इसके अंदर एक बहुत बड़ी एनामली है, यानी गाड़ी के सारे पहिए और सारे पुर्जे अगर बराबर से काम नहीं करेंगे तो बहुत एक आपके जहन के अंदर भी एक पर्दा है जो आप रियलाइज़ नहीं कर रहे कि पाकिस्तान के अंदर ख़राबियाँ जो हैं और कमज़ोरियाँ जो हैं
وہ آپ کے دیکھے بغیر بھی نیچے سے بہت بڑی بنتی چلی جا رہی ہیں۔ 26 ملین بچے آؤٹ آف سکول ہیں، 26 ملین۔ آپ نے یہاں اسٹیٹسٹکس دیے اور اپنے آپ کو فائنینشیل انکلوژن کے اندر اور ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن کے اندر ریجن کے اندر بنگلہ دیش، انڈیا اور سری لنکا سے کمپیئر کیا تو، اور کینیا کے ساتھ کمپیئر کیا، اور میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ یہ 26 ملین از 44% آف پاکستان's نیو پیپل، 44%۔ اور اگر ریجن کی اسٹیٹسٹکس آپ کو بتاؤں تو 98 to 100% چلڈرن آر ان اسکول۔ انڈیا، بنگلہ دیش، سری لنکا، نیپال، 98 to 100%۔ 2 کروڑ 62 لاکھ کا کیا کریں گے؟ کیسے ان کو ایجوکیٹ کریں گے؟ اور جو جہاں پر فائنینشیل انکلوژن ہے وہاں ایجوکیشن انکلوژن نہیں کریں گے تو نتیجہ یہ ہوگا کہ اس کا برڈن کون اٹھائے گا؟ ہم ہی یہ را ایکسپورٹ کرتے رہیں گے، فزیکل لیبر ہم ایکسپورٹ کرتے رہیں گے، کوئی ویلیو ایڈیشن اس میں نہیں کرنا کیا؟ آپ ایلیٹ ہیں، آپ مزے میں، آپ پڑھ لکھ گئے، آپ کے لیے راستے کھلنے شروع ہو گئے، اور جو آپ نے فائنینشیل انکلوژن کی بات کی ہے تو ان بچوں کا کیا ہوگا؟ اگر ان کو اسکولوں میں ڈالا جائے کہ ریممبر دیٹ یو آر دا ایلیٹ اینڈ آئی ایم ریپیٹنگ دس اوور اینڈ اوور فار دا لاسٹ 6 months to a year، اگر ان کو اسکولوں میں ڈالا جائے تو 55,000 یا 50,000 اسکول چاہیے۔ اگر آپ تعلیم دے دیں تو دیز پیپل وڈ لفٹ دیم سیلوز اپ، اپنے شو لیسز سے ہی اپنے آپ کو اٹھا لیں گے وہ۔ اگر آپ تعلیم نہیں دیں گے تو آپ ہی بوجھ اٹھاتے رہیے، جس طرح سے ٹیکس دینے والا نان ٹیکس پیئر کا بوجھ اٹھاتا رہتا ہے، وہی ہم کرتے رہیں گے پاکستان کے اندر۔ تو میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کے باوجود ایک چینج آ رہی ہے۔ اس کے باوجود کیا چینج آ رہی ہے کہ یہی بچے جن کو آپ راستہ نہیں دے رہے، ان میں سے بہت سارے بچے پرائم منسٹرز ڈیجیٹل اسکلز پروگرام کر کے خود راستہ تلاش کر کے، کیونکہ یہ جو ٹچ سکرین ہے نا یہ بچوں کو بھی ایجوکیٹ کر دیتا ہے بڑی تیزی سے۔ تو 22 لاکھ فری لانسرز ہیں پاکستان میں، آپ کا کوئی کنٹریبیوشن اس میں نہیں، بہت لمیٹڈ کنٹریبیوشن ہے۔ 22 لاکھ فری لانسرز ہیں، لوگوں نے خود تلاش کیا، اور یو آر دا سیکنڈ ہائیسٹ اور دا تھرڈ ہائیسٹ پاپولیشن آف فری لانسرز ان دا ورلڈ، اور یہ آپ سب کی رکاوٹوں کے باوجود یہ ترقی کر رہے ہیں۔ اس وقت معاملہ یہ ہے کہ یہ پروڈیوس کر رہے ہیں، جس چیز کی ضرورت ہے اس میں کسٹمز نہیں ہے، انٹرنیشنلی ضرورت ہے، انٹرنیشنل بائر کے ساتھ لنک کرتے ہیں اور پیسے کما رہے ہیں۔ میں فوکس کرنا چاہتا ہوں دو چیزوں پر، ایک تو یہ کہ لیک آف لیڈرشپ، ایک یہ لیک آف ڈیسیشن میکنگ۔ تو اف یو ہیو پور ڈیسیشن میکنگ دا کنٹری ول گو دا سیم ڈائریکشن۔ دس از انٹریکٹ، کنٹری کے اندر ریسورسز نہیں بناتے ملک کو۔ میرے بھائی ڈپلومیٹ فرام عمان، گڈ ڈیسیشن میکنگ، سنگاپور، دبئی، نتھنگ ان دا گراؤنڈ پروگریس کیا، نتھنگ ان دا گراؤنڈ، زمین سے ان کو کچھ نہیں ملا، نہ تیل ملا، نہ معدنیات ملی، پانی کی قلت ملی سنگاپور کو۔ دبئی گراؤنڈ میں تیل نہیں ہے، بٹ گڈ ڈیسیشن میکنگ، سمپل لوگوں نے صحیح فیصلے کیے، کوئی آئنسٹائن کی ضرورت نہیں ہے آپ کو، یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے جس کو کرنا ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ فائنینشیل انکلوژن سے پہلے پولیٹیکل انکلوژن۔ اب یہ جو لاکھوں کروڑوں نوجوانوں نے ووٹ دیا ہے، ان کا کانفیڈنس جمہوریت کے اندر مجھے خوشی ہوتی ہے سن کر، دیکھ کر۔ تو لیڈیز اینڈ جینٹلمین، پرائرٹیز کو پکڑو۔ میں نے آپ سے کہا 2 کروڑ 62 لاکھ بچے باہر ہیں اسکولوں کے، یہ پرائرٹی میری نہیں ہے، کس کی ہوگی؟ لوگ مر رہے ہیں، میل نیوٹریشن، سٹنٹنگ، ہیلتھ سیکٹر آپ کا خراب ہے، کہاں سے آئے گا سب کچھ؟ پیسے ہی نہیں ہے آپ کے پاس، ول نہیں ہے، آئیڈیاز نہیں ہے، آئیڈیاز نہیں پکڑ رہے۔ کووڈ سے پہلے جناب یہ جو کووڈ آیا نا تو کم سے کم آن لائن ایجوکیشن کی بات لوگوں نے ہضم کر لی۔ آئی واز ٹاکنگ اباؤٹ دس سنس 2007۔ جس ملک کو ضرورت تھی اس نے نہیں اڈاپٹ کیا۔ جب کووڈ آیا تو حلق کھینچ کر کووڈ نے انڈیلا اس کو کہ آن لائن بھی بہت کچھ ہو سکتا ہے، اس کے ذریعے بہت کچھ ہو سکتا ہے، تو ہم نے اڈاپٹ کیا۔ 5th biggest country in the world as far as human intellect and people are concerned, and you rank so poor۔ جو آپ کے نمبرز ابھی آپ نے بتائے وہ رینکنگ کے اعتبار سے کتنے پور ہیں، اپنے ریجن کے اندر ہی آپ پیچھے ہیں۔ مائکرو فائنانس کے اعتبار سے کب سے نام سن رہے ہیں ہم،
ग्रामीण का वी आर स्टिल स्ट्रगलिंग टू, आपने किसी ने बताया जी 7% है और बाकी जगहों पर इतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट माइक्रो फाइनेंस के एतबार से। आपको ये भी नहीं पता कि ये माइक्रो फाइनेंस बैंक्स जो है ये औरतों के लिए इस वक्त भी 5% पर लोन दे रहे हैं। नहीं पता, कौन बताएगा? इंफॉर्मेशन बैकड्रॉप है, कोई चैंपियन कौन बनेगा? अपनी प्रायोरिटीज को ठीक करें, है ना, अपनी प्रायोरिटीज के एतबार से पिक अप अ गुड लीडरशिप, एंड दिस कंट्री हैज टुडे प्रूवन द फैक्ट कि उन्होंने वर्डिक्ट भी दिया है। इस वर्डिक्ट को डिफीट करोगे तो फिर ये सब फाइनेंशियल इंक्लूजन वगैरह ये मारा फिरता रहेगा, थोड़ा थोड़ा तरक्की करेगा, ज़्यादा नहीं। दिस कंट्री नीड्स रेवोल्यूशनरी अंदाज ऑफ थिंकिंग, फास्ट अंदाज। 5-10 साल चाहिए सिर्फ कि अपने रिसोर्सेज को, इंटेलेक्चुअल रिसोर्सेज को पॉलिश कर ले, और उसके बाद तरक्की आपके पैर छुएगी, आपके पैरों में पड़ेगी, क्योंकि 5th बिगेस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड, उसका अगर मुकाम दुनिया के अंदर हर चीज़ के अंदर 140, 150, पता नहीं हम क्यों खुश होते रहते हैं और ये कहते रहते हैं कि ये कौम बड़ी अच्छी है। कौम अच्छी है, दिस हैज बीन प्रूवन अगेन एंड अगेन कि कौम अच्छी है, बट उसको रास्ता तो मिले। तो मैं ये समझता हूं कि लेडीज एंड जेंटलमैन, आई मस्ट कॉन्ग्रेचुलेट ऑल ऑफ यू जिन्होंने इस सिलसिले में मेहनत की, बट मैं आपसे ये कहता हूं कि ये मेहनत ट्रांसलेट होनी चाहिए पाकिस्तान के अंदर टुवर्ड्स अ प्रॉस्परस कंट्री। आप फाइनेंशियल इंक्लूजन करेंगे, औरतों को इंक्लूड करेंगे, डिसेबल्ड को इंक्लूड करेंगे, जो डिप्राइव सेक्टर है उसके लिए रास्ता खोलेंगे, तो नतीजा ये होगा कि जहां आप चंद एलीट इसकी तरफ तवज्जो दे रहे हैं तो सारा मुल्क इसकी तरफ तवज्जो देगा। और ये भी जहन में रखिए कि ये जो स्लोप है ये दुनिया के अंदर ऐसा ही है, ये जो जुल्म और ज़्यादती का स्लोप है ये दुनिया के अंदर वेस्टेड इंटरेस्ट का स्लोप है। यानी इस वक्त दुनिया के अंदर ना मोरालिटी है ना एथिक्स हैं। आपने गाज़ा के अंदर देख लिया, कोई मोरालिटी कोई एथिक्स नहीं है दुनिया के अंदर, सिर्फ वेस्टेड इंटरेस्ट है। कश्मीर का मामला आपने देख लिया कि इसको भी 70 साल हो गए, सिर्फ वेस्टेड इंटरेस्ट है वहाँ पर दुनिया में जो अक्कासी कर रहा है। लिहाजा बेइंतहा ज़रूरी, मुझे आपके ऊपर भरोसा है कि आप जैसे इंटेलेक्ट के लोग इस मुल्क को जब उठाएंगे तो दुनिया फिर आपकी फ़िक्र करेगी, दुनिया सोचेगी। दुनिया को ज़रूरत है एथिक्स और मोरालिटी की, एंड द एथिक्स और मोरालिटी कहाँ से निकल रहा है? द पोप, इनफैक्ट दोज ऑफ यू हु वर्क इन AI, तो पोप ने 8 जनवरी को एक ख़त लिखा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर, एंड द पॉसिबिलिटीज़ एंड द डेंजर्स, एंड आई बीन अवेयर ऑफ इट सिंस आई रेड एरिक बॉस्ट्रॉम की किताब है सुपर इंटेलिजेंस, 2014 में पब्लिश हुई थी। तो पोप ने उसके ऊपर खैर वो बात की, मगर मैं ये बात आपसे कहना चाहता हूँ कि पोप ने गाज़ा के ऊपर बात की मोरालिटी के एतबार से, जो बाइबल ने सिखाया, जो हज़रत ईसा ने सिखाया, उस मोरालिटी के एतबार से। तो देयर आर आइलैंड्स, बट सबसे अच्छा आइलैंड, मुझे ये उम्मीद है कि सबसे अच्छा खूबसूरत आइलैंड का इम्कान है पाकिस्तान से निकलने का। दिस इज़ अ वाइब्रेंट कंट्री, अ वाइब्रेंट कौम, मगर वाइब्रेंट कौम को अगर उसके मैंडेट को भी इग्नोर किया जाए तो उसकी वाइब्रेंसी ख़त्म होने का इम्कान है। और मैं समझता हूँ इतना बेहतरीन मौका है पाकिस्तान के लिए टर्न अराउंड का कि आई बिलीव कि अल्लाह मियाँ रास्ते देता है मगर मुसलसल रास्ते देता नहीं रहेगा शायद। मेरी दुआ है कि अल्लाह आपके लिए रास्ते फराहम करता रहे और आप उन रास्तों को पहचान लें। ये गुमराही से निकलकर, ये रास्ते गुम कर देते हैं ना, उसी को गुमराही कहते हैं। गुमराही से निकलकर सिरातुल मुस्तकीम को पकड़ लें, सिरातुल मुस्तकीम को पकड़ लें तो इंशाअल्लाह नोबडी कैन स्टॉप यू फ्रॉम बिकमिंग अ ग्रेट कंट्री विच इज़ माई ड्रीम एंड योर ड्रीम। तो थैंक यू लेडीज़ एंड जेंटलमैन, बहुत शुक्रिया।